आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि वादों के प्रकार चल रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो लेक्चर में विशेष मामलों से संबंधित बात, दूसरा जो टॉपिक है वो है लोक न्यूसेंस से संबंधित बात, और जो तीसरा टॉपिक है वो है धार्मिक संस्थाओं से संबंधित बात। जो विशेष मामलों में वाद है वो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 36, और जो धारा है इससे रिलेटेड वो है धारा 90। इसके संबंध में विशेष मामलों से संबंधित वाद में सर्वप्रथम क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि विशेष मामला क्या होता है। विशेष मामला एक एग्रीमेंट के आधार पर होता है, अर्थात दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य एक करार होता है। ऐसा करार धन की अदायगी के विषय में हो सकता है अथवा संपत्ति के प्रदान के विषय में भी हो सकता है। तो न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के द्वारा आवेदन पेश किया जाता है और उस मामले में न्यायालय के द्वारा जो भी तय किया जाता है वो पक्षकारों पर आबद्ध कर होता है। अथवा इसको इस तरह समझ सकते हैं कि किसी समव्यवहार के पक्षकारों के मध्य जब किसी दस्तावेज का निष्पादन किया जाता है तो ऐसे दस्तावेज में या विलेख में एक शर्त रखी जा सकती है कि विवाद की दशा में मामला न्यायालय के द्वारा तय कर दिया जाएगा। तो जब भी पक्षकारों के मध्य क्या होता है, विवाद होता है, और शर्त के अकॉर्डिंग वो मामला कहां जाता है, न्यायालय के समक्ष जाता है, और न्यायालय के द्वारा उस मामले को तय किया जाता है। तो वो मामला, वो जो भी न्यायालय के द्वारा तय किया जाएगा वह पक्षकारों पर क्या होता है, आबद्ध कर होता है। यही विशेष मामला कहलाता है। तो जब न्यायालय के द्वारा किसी मामले को इस आधार पर तय किया जाता है तो उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 36 के तहत अगर कोई भी मामला शर्त के अकॉर्डिंग न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और उस पर अगर न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया है तो उस आज्ञप्ति अर्थात डिग्री के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं हो सकती। अगला जो टॉपिक है वो है लोक न्यूसेंस से संबंधित वाद। चूंकि वादों के प्रकार चल रहे हैं टॉपिक, तो इसलिए अगला जो टॉपिक है वो है लोक न्यूसेंस के वाद। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 और 93 बताती है। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि लोक न्यूसेंस क्या है, अर्थात लोक उपताप क्या होता है। तो इसके संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 268 के अंतर्गत लोक उपताप अर्थात लोक पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि लोक उपताप से आशय किसी व्यक्ति के ऐसे कार्य या अवैध कार्य लोप से है जिससे जन सामान्य को या किसी संपत्ति के उपयोग करने वाले को या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने वाले को कोई क्षति या खतरा या क्षोभ उत्पन्न होता है। यदि ऐसे न्यूसेंस के कारण किसी व्यक्ति को विशेष क्षति हुई हो तो उसके द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जा सकता है। तो ये होता है लोक न्यूसेंस से संबंधित बात। तो लोक न्यूसेंस होता है कि किसी
किसी व्यक्ति के कार्य या कार्यलोप से जन सामान्य को या संपत्ति के उपयोग करने वाले को या जन सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने वाले को कोई क्षति, क्षोभ, खतरा उत्पन्न होता है तो वो लोक न्यूसेंस अर्थात पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपताप कहलाता है। और इससे संबंधित जो भी वाद होता है वो क्या होता है, लोक उपताप या लोक न्यूसेंस से संबंधित वाद होता है। तो लोक न्यूसेंस, जहां तक दंड विधि का ताल्लुक है, लोक न्यूसेंस एक अपराध है। क्या है? एक अपराध है। दंड विधि के अंतर्गत लोक न्यूसेंस को रोकने के लिए दो तरह की कार्रवाई की जा सकती है। तो दंड प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं तो इसको रोकने के लिए दो तरह की कार्रवाई की जा सकती है। एक है निवारणात्मक, इम्परेटिव, दूसरी है प्यूनिटिव। तो निवारणात्मक कार्रवाई क्या है? इसके संबंध में सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133, 144 दी गई हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट होता है वो लोक न्यूसेंस को रोकने के लिए निवारणात्मक कार्रवाई कर सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट आता है, उपखंड मजिस्ट्रेट आता है और अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी आता है। तो सीआरपीसी की जो धारा 144 है उसमें यह बताया गया है कि अगर लोक न्यूसेंस का कोई त्वरित मामला हो तो जिला मजिस्ट्रेट, कौन? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा विशेष कार्रवाई की जा सकती है। धारा 144 के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को सुने बिना आदेश किया जा सकता है कि वह किसी कार्य को रोके, और ऐसे आदेश का प्रभाव कितने दिन की अवधि के लिए होता है? 2 माह की अवधि के लिए होता है। और आपातकालीन परिस्थितियों में इस अवधि को राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत ऐसे आदेशों का प्रवर्तन अधिकतम 8 महीने की अवधि तक के लिए हो सकता है। अब हम दंडात्मक कार्रवाई में देखते हैं तो इसके संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 268 के अंतर्गत हम अभियोजन संस्थित कर सकते हैं। अब हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की ओर चलते हैं तो दीवानी कार्रवाई में क्या कर सकते हैं? दीवानी कार्रवाई में हम सर्वप्रथम अकृत्य विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं, और ऐसा मुकदमा सीपीसी की धारा और सीपीसी की धारा 92 और 91 और 93 के अंतर्गत दायर किया जा सकता है। लोक न्यूसेंस के मामलों के बारे में दावा कौन दायर कर सकता है, अब ये सवाल उत्पन्न होता है। तो इसके संबंध में निम्न के द्वारा दावा संस्थित किया जा सकता है। नंबर एक है राज्य का महाधिवक्ता। दूसरा है अगर राज्य सरकार ने किसी अन्य लोक अधिकारी को धारा 93 के अंतर्गत ऐसा दावा दायर करने के लिए प्राधिकृत किया है तो ऐसा लोक अधिकारी दावा कर सकता है। तीसरा है और न्यायालय की इजाजत से कोई 2 या अधिक व्यक्ति ऐसा वह दावा दायर कर सकते हैं। ऐसा आवेदन रद्द करने के आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती है। सीपीसी की धारा 104 बताती है कि अगर ऐसे आवेदन को खारिज कर दिया गया है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है, अगर अपीलीय न्यायालय इजाजत दे देता है तो।
अपील तभी की जा सकती है जब न्यायालय इजाजत देता है। तो अब आता है, अगर ऐसे अपीलीय न्यायालय ने आवेदन रद्द कर दिया है तो क्या द्वितीय अपील की जा सकती है? तो ऐसे मामले में स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में द्वितीय अपील नहीं की जा सकती। अब अगला जो वाद है वो है धार्मिक संस्थाओं से संबंधित दावे। इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 बताती है, ये भी लोक न्यूसेंस से संबंधित वाद से संबंधित ही है। जो कार्रवाई उसमें होती है वो ही कार्रवाई धार्मिक संस्थाओं से संबंधित बाद में होती है। तो इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताया गया है कि न्यास अथवा धार्मिक अथवा खैराती संस्थाओं की संपत्ति को किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं माना जाता, बल्कि ऐसी संपत्तियां सार्वजनिक संपत्तियों के रूप में होती हैं। ऐसी संपत्तियों से लाभ उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है जिनके हित के लिए ऐसे न्यास या संस्था की स्थापना की गई है। धार्मिक, खैराती या पवित्र संपत्ति का दुर्विनियोग नहीं किया जा सकता है। सीपीसी की धारा 92 और 93 के अंतर्गत न्यायालय में ऐसा वह दावा दायर किए जा सकते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ऐसा दावा कौन दायर कर सकता है? ऐसे दावा में वही व्यक्ति जो कि लोक न्यूसेंस में दिए हुए हैं वही व्यक्ति दावा दायर कर सकते हैं। जैसे राज्य के महाधिवक्ता के द्वारा किया जा सकता है, 93 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई लोक अधिकारी है तो उसके द्वारा भी किया जा सकता है, या फिर ऐसी संस्था में हित रखने वाले किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। अगर 2 या अधिक व्यक्ति प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा दावा दायर किया जाता है तो वो केवल न्यायालय की अनुमति से ही दावा दायर किया जाएगा। अगर न्यायालय ऐसे आवेदन को क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है। कौन से आवेदन को? जो कि प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा दावा दायर करने के लिए, अनुमति लेने के लिए पेश किया गया है, तो ऐसे आवेदन को क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है। तो ऐसे आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। और अगर अपीलीय न्यायालय इजाजत दे देता है, क्या दे देता है? इजाजत दे देता है, तो न्यायालय में दावा दायर किया जा सकता है। अगर अपीलीय न्यायालय अनुमति नहीं देता है, अपीलीय न्यायालय अनुमति नहीं देता है तो आगे अपील नहीं की जा सकती। यह बताया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 104 है उसके अंतर्गत। थैंक यू।